तो देख लेते हैं एजेंडा क्या हमारा। हम देखेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, और यूनिट टेस्टिंग क्या चीज़ है, रिएक्ट नेटिव में यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और कुछ हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे प्रैक्टिकली। फिर हम एक दो एडवांस चीज़ें देखेंगे यूनिट टेस्टिंग की। फाइनली हम बात करेंगे टेस्ट कवरेज की। तो ये सेशन समझ लें 1 घंटा तकरीबन पूरा टेस्टिंग के ऊपर होगा, और आखिर में 10-15 मिनट हम छोड़ेंगे टू डिस्कस अबाउट फ्यूचर, कि आप रिएक्ट नेटिव में आपने स्टार्ट लिया है, यहाँ से आप एक प्रोफेशनल डेवलपर किस तरह से बन सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ठीक है। चलो, थैंक यू। अच्छा, हम बात करेंगे यूनिट टेस्टिंग की। आप में से किसी का भी कोई एक्सपीरियंस है, पहले प्रायर एक्सपीरियंस यूनिट टेस्टिंग करने का? नो वन? अच्छा, चले यूनिट टेस्टिंग के मुतालिक मैं ये बताता चलूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में एक सॉफ्टवेयर हाउस में, इंडस्ट्री में, ये एक बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस है। जो ये उन चंद चीज़ों में से एक है जिसपे शायद इतना फोकस नहीं होता। आप टेस्टिंग के पूरे क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्सेज भी पढ़ लेते हैं, फिर भी यूनिट टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा काम नहीं होता एकेडमिक लाइफ में। बट ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं कंपोनेंट है। तो देखते हैं होती क्या है। यूनिट टेस्टिंग वो कोड है जो अपने कोड को टेस्ट करने के लिए लिखते हैं। मतलब ये कि आपने एक फंक्शन लिखा जिसका काम है फॉर एग्जांपल चेक करना या फैक्टोरियल निकालना, किसी भी इनपुट नंबर का फैक्टोरियल निकालना। तो इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं कि भाई मैंने फंक्शन लिख दिया, हम रन करते हैं प्रोग्राम, कंसोल पे हम कोई इनपुट देते हैं 5 फॉर एग्जांपल, तो हम उसका आंसर देते हैं भाई 5 हमने लिखा है, तो क्या इसका 120 आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, हमने एलेक्सा कैलकुलेटर पे देख लिया 120 है 5 का फैक्टोरियल, एंड दैट्स इट। 2-3 और इनपुट हम चेक कर लेंगे, सही है। लेकिन इस चीज को ऑटोमेट नहीं करते हम कहते हैं ये मैनुअल टेस्टिंग है। मैंने 4-5 इनपुट्स देके बता दिया, वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन आप ये बताएं कि जब नेक्स्ट टाइम कोई चेंज आएगा आपकी मैथ की लाइब्रेरी में, उसके बाद आप और कोई फंक्शन ऐड कर रहे होंगे, मे बी आप इसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इसमें कुछ और कंडीशंस लगाएं, नेगेटिव नंबर चेक, या आप इमेजिनरी नंबर्स को हैंडल कर रहे हो, जो भी है। तो क्या हमेशा आप जितने भी इनपुट आपने फर्स्ट टाइम चेक किए तो वो सारे डाल डाल के सारे इनपुट्स चेक करेंगे अपने प्रोग्राम को? अगर ये काम करते हैं तो ये चीज कितनी रिडंडेंट हो जाएगी फ्रॉम मैनुअल टेस्टिंग पर्सपेक्टिव, कि आपको प्रोग्राम शायद लिखने में इतना टाइम ना लगे जितना उसको टेस्ट करने में लग जाए। तो ओवर टाइम हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि कोड कॉम्प्लिकेट होता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना पॉसिबल भी नहीं होता, कि इतने सारे केसेस, इतने सारे सिनेरियोज कवर हमें करने होते हैं। और अगर हम ये काम ना करें तो फिर ये कैसे पता चले कि हम अगर कोई नया चेंज कर रहे हैं तो उसके रिपल इफेक्ट की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से कोई चलती हुई चीज खराब नहीं हो गई। ऐसा अक्सर होता है, आप लॉगिन फॉर्म बना के बैठ गए, सही है, उसके बाद आपने कुछ काम किया आगे मेन मेन्यू में, पूरी एप्लीकेशन डेवलप कर दी। अब आप डेटाबेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पता चला जो लॉगिन पहले सही हो रहा था अब वो लॉगिन फॉर्म मसला कर रहा है, या एक लिस्ट है जो पहले पॉपुलेट हो रही थी वो अब सही पॉपुलेट नहीं हो रही, या कोई टाइम आउट का इशू आ रहा है, सो ऑन प्लेंटी ऑफ इश्यूज। तो यूनिट टेस्टिंग ये इंश्योर करती है कि एक चीज जो आपने मैन्युअली टेस्ट कर ली एक मरतबा,
उसको आपको दोबारा मैन्युअली टेस्ट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटेड अंदाज में खुद ही टेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम करते क्या है, अपने कोड को टेस्ट करने के लिए भी एक कोड लिखते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसके अंदर हम टेस्ट केसेस कवर करते हैं, जितने भी हमें कवर करने होते हैं, जितने भी हमने मैनुअल टेस्टिंग की होती है, वो सारे टेस्ट केसेस उमूमन हम इसमें ऐड करते हैं। और फिर जब वो रन होता है पूरा स्विच, तो एक ही अटेम्प्ट में, एक ही मरतबा में ऑटोमेटेड तरीके से सारी चीजें टेस्ट हो जाती हैं जो आप पहले खुद मैन्युअली टेस्ट करते थे। ठीक है, ये स्पेसिफिकली यूनिट टेस्टिंग एपीआई डिजाइन, जब एपीआई लेवल पे जब आप काम कर रहे होते हैं बैकएंड पे, बैकएंड के कोड पे ये चीज ज्यादा होती है। फ्रंट एंड पे हम फोकस कम रखते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड की यूनिट टेस्टिंग नहीं होती, होती है, लेकिन उस पे फोकस थोड़ा कम होता है। इसकी वजह ये कि फ्रंट एंड काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो अब हर चेंज के बाद आप जो है वो टेस्ट भी चेंज करते हैं, यूनिट टेस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है। इस वजह से हम यूनिट टेस्टिंग फ्रंट एंड पे थोड़ी कम करते हैं। तो ये यूनिट टेस्टिंग इन अ नटशेल। अब यहाँ एक एग्जांपल है सामने स्क्रीन पे, वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ये आप अगर आपको याद हो, बाहम की जो ऐप है, अभी हम देखेंगे भी, उसके अंदर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी थी। उस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर रहे थे। अब बात यह है कि इस ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस इटसेल्फ वैलिडेट करने की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको कैसे वैलिडेट करेंगे? यानी एक तो ये तो खुद इस फंक्शन का ही काम ये है कि चेक करें ईमेल एड्रेस सही है या नहीं। ये फंक्शन खुद सही है या नहीं, हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट? तो उसके लिए हम यूजुअली यूआई यूज करते हैं। आपने एप्लीकेशन लॉन्च की, 8-10 ईमेल एड्रेस डाल के देख लिए करेक्ट वाले, 4-5 इनकरेक्ट डाल के देख लिए, एंड यू गेट सेटिस्फाइड। नाउ वी विल पिक दिस सेम एग्जांपल, और इसकी हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, खुद से टेस्ट केसेस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां गौर करें जरा। ये मैंने लिखा है एक फंक्शन टेस्ट, और टेस्ट के अंदर मैंने कमेंट दिया शुड रिटर्न ट्रू फॉर वैलिड ईमेल एंड फॉल्स फॉर एन इनवैलिड ईमेल। ठीक है, और इसके अंदर आप यहां देखिए मैंने लाइन से सिनेरियोस दिए हैं। फर्स्ट सिनेरियो, लेट इज वैलिड इज इक्वल्स टू वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, और ईमेल क्या भेजा है, admin@daricha.com। क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है? माइक ऑन करके बात कर ले, आप में से कोई जवाब दे। इज दिस अ वैलिड ईमेल एड्रेस? Yes, sir. तो इससे अगली लाइन जो है ना, क्या कह रही है, एक्सपेक्ट दिस वैल्यू टू बी ट्रू थी। अब ट्रू ये है ना, एक अजीब सा समझने की लाइब्रेरी जो अभी हम यूज करेंगे उसमें इस तरह की टर्म्स यूज हो रही है। एक्चुअली हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चेक करो क्या ये जो वैल्यू आई है इज वैलिड के अंदर, क्या ये ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू है आगे बढ़ जाओ, वरना ये टेस्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, os.husain@key.edu.pk। क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं? उसका कारोबार सही, ये भी सही है। थर्ड वन पे आते हैं, हफ्सा। ये जी वैलिड सर। है या नहीं? नहीं सर, ये वैलिड नहीं। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? यहाँ पे मैंने देखे लिखे हैं टू बी ट्रूथी, और यहाँ लिखा है टू बी फॉल्सी। यानी यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई ये वैलिड ईमेल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स ही आना चाहिए। इधर हम कह रहे हैं वैलिडेट, अगर वैलिड ईमेल है तो ट्रू आना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन अगर वैलिड ईमेल नहीं है तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। यानी हम दोनों टाइप के ईमेल एड्रेसेस चेक कर रहे हैं, चाहे करेक्ट हो ईमेल एड्रेस या ना हो। ठीक है, अब
आगे बढ़ते हैं रिएक्ट नेटिव में। सर लेकिन इसमें एक ही बारी में चेक नहीं कर सकते जैसा हम लोग चेक करते हैं फाइल्स में? एक बार में मतलब मतलब ये कि सर ईमेल जैसे आपने 2 दफा दी हुई और मतलब इसमें ये कंडीशन जो है सेटिंग हो गई। हाँ, ये हार्ड कोड किया है मैंने ईमेल एड्रेसेस। टेस्टिंग में मैं ओके। यही करूंगा। टेस्टिंग में मैं अच्छा सारे टेस्ट, टेस्ट ठीक है। केसेस बताता हूँ कि भाई ये वाला चेक करो, इस टाइप का भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो। ये हार्ड कोडेड है। तो अब हम ओके आते सर। हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है। देखें, आप चाहे जावा की बात करें तो जावा का एक पूरा फ्रेमवर्क है जे यूनिट के नाम से, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें पाइथन की तो पाई टेस्ट के नाम से है, पाई कवरेज के नाम से है। बहुत सारे जो है वो टेस्ट स्वीट्स होते हैं, यानी कि टेस्ट करने के लिए लाइब्रेरीज होती है। तो रिएक्ट नेटिव के लिए एक बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है जेस्ट, ठीक है। जेस्ट का मतलब पता है किसी को? इंग्लिश में जेस्ट किसको कहते हैं? मजाक करने को कहते हैं। जेस्ट इज जोक, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का नाम है। अब हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू यूज दिस? तो अब मैं स्लाइड से सीधा जंप करता हूँ कोड के ऊपर, ठीक है, वीएस कोड पे, ताकि आप लोग हैंड्स ऑन देख ही लें साथ साथ कि क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे पास मेरा जो ऑफिस का जो लैपटॉप है वो उसकी बैटरी डाउन है, मैं चार्जर भूल गया था। तो ये मैंने हमने जल्दबाजी में नई एप्लीकेशन बनाई है और इसके ऊपर ही कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। तो एक्सपेक्टेड है दो चार चीज़ें इधर उधर हिल जाए। लेट्स होप इट डज नॉट हैपन। मैं दोबारा इसको लॉन्च कर दूं। npm स्टार्ट। पहले तो आप एप्लीकेशन देख लें कि मैंने करंटली क्या रखा हुआ है। ये कुछ नहीं, वही लॉगिन फॉर्म है जो बाहम का की एप्लीकेशन का लॉगिन फॉर्म चला आ रहा है। दिस इज द सेम वन। तो वही हम लोग यूज करेंगे। आप लोग चाहें तो अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से भी खोल लें वीएस कोड। अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच मी डू। बाद में खैर आपको टाइम मिलेगा इसका। तो ये मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। इसमें अभी लेआउट वगैरह आपको थोड़े ढीले में मिल रहे होंगे, बट मोर और लेस इसका पर्पस क्या है? ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, और सही ईमेल और सही पासवर्ड पे लॉगिन होना चाहिए। ये काम है, सेम कंपोनेंट है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है सीधा सीधा। अब यू नो कि यहाँ जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उस ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है लाइन नंबर 6 पे, ठीक है। और हैंडल लॉगिन के फंक्शन में जब लॉगिन प्रेस होता है तो हैंडल लॉगिन हम कॉल करते हैं ओवर हियर, ठीक है। और इसके फंक्शन में हम ईमेल एड्रेस जो करंटली इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो वैलिडेट करवाते हैं। अगर वो वैलिड है तो हम कहते हैं कि अलर्ट डॉट अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुल, ये हम कह देते हैं। अदरवाइज या तो ईमेल एड्रेस सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है, दोनों सूरतों में हम लोग एक अलर्ट देते हैं कि भाई समथिंग इज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ टैप करूँ इनवैलिड ईमेल एड्रेस, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ gmail.com तो आई हैव नाउ इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुल। ये है बेसिक हमारे कंपोनेंट। अब इस फंक्शनैलिटी को मैंने तो चेक कर लिया एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड डाल के। इज दिस हाउ आई एम गोइंग टू ऑलवेज टेस्ट इट? मैंने एक मरतबा ये चीज कर ली ना, तो मैं इसको अब यूनिट टेस्ट के स्वीट में ऐड करूंगा ताकि मुझे बार बार ये काम रिपीट ना करना पड़े।
अब उसके लिए मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, और कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी और कुछ कोड इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं हम लोग एक्सपो फ्रेमवर्क यूज करें तो एक्सपो भी अपनी एक जो है वो एक्सटेंशन देता है जस्ट एक्सपो के नाम से। तो आई इंस्टॉल npx expo इंस्टॉल जस्ट हाइफन एक्सपो। ये पहली लाइब्रेरी है और दूसरी लाइब्रेरी है जस्ट। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई मेरी। अजान के लिए रुक जाते हैं। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक दो कॉन्फ़िगरेशन इसमें और होती है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा अपनी पैकेज डॉट जेसन में। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट हमने लिख रखे हैं पहले से, हमें मिलते हैं। स्टार्ट एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, वेब के लिए, राइट, ये तो हमने यूज किए हैं। तो जब भी हम कमांड npm स्टार्ट करते हैं या npm रन एंड्रॉयड करते हैं, वो एंड्रॉयड पे लॉन्च होगी। npm रन iOS करें या वेब करें तो रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई टेस्टिंग के लिए भी एक कमांड मौजूद है। जब मैं कहूँ npm टेस्ट तो ये कमांड रन होनी चाहिए। वो कमांड क्या है, मैं कहूँगा टेस्ट पे रन करो जेस्ट। ठीक है, जब मैं लिखूं npm टेस्ट देन रन जेस्ट। अब ये जेस्ट क्या चीज है, जेस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में। इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या क्या लिखूंगा, प्रीसेट, कौन सा प्रीसेट लॉन्च करना है। एक्सपो के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, तो मैं कहूंगा जेस्ट डैश एक्सपो। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने ये दे दी। ठीक है, इसके बाद एक और पैरामीटर आएगा विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म इग्नोर पैटर्न्स। अब ये क्या चीज है, देखिए जैसे गिट इग्नोर आपके पास है ना गिटहब के अंदर। गिट इग्नोर कहता है कि जब आप एक अपनी रिपोजिटरी को कमेंट करने जाते हैं तो कौन कौन सी फाइल्स है जिनको ट्रैक करना है और जिन जिनको इग्नोर करना है गिट के अंदर। यानी हर फाइल को हम नहीं कहते कि ये फाइल्स मेरे कोड का पार्ट होगी जो मैं कमिट करूंगा गिटहब पे। स्पेशली नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है पूरा आपके कमिट का पार्ट नहीं होता। इसी तरह बिल्ड फाइल्स हो गई या आईडीई कुछ फाइल्स जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिएट करता है, ये सारी फाइल्स वो हैं जो आप गिट के ऊपर नहीं रखते। ठीक है, बिकॉज हर कंप्यूटर पे ये अलग होगा और हर बार ये रीजनरेट वैसे ही हो जाती है। तो गिट के ऊपर आपसे बात करते हैं सोर्स कोड की। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे जेस्ट को ये बताना होता है कि कौन कौन से पैटर्न्स की रिसोर्सेज हैं, फाइल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनको इग्नोर करना है ड्यूरिंग टेस्टिंग। इनके अंदर नहीं जाना टेस्ट केसेस तलाश करने। बिकॉज जब हम कहते हैं ना npm टेस्ट, तो जेस्ट पूरे कोड को आपके पूरे रूट से लेके हर चीज को स्कैन करता है कि यहाँ पे मुझे टेस्ट केसेस ढूंढने कहाँ कहाँ टेस्टिंग की है। तो अब अगर हर जगह आप ढूंढने बैठ जाए तो पहली बात तो नोड मॉड्यूल्स इटसेल्फ आप उठा ले, इतना बड़ा फोल्डर होता है, यू डोंट वांट टू इंक्लूड दैट। और एसेट्स भी आप नहीं इंक्लूड करना चाहेंगे एंड सो ऑन। तो उसका एक पूरा इतना लंबा एक स्ट्रिंग आता है बना बनाया, वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई जो आपको इग्नोर करनी होंगी, जैसे रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी, कम्युनिटी एक्सपो की जितनी लाइब्रेरीज हैं, फॉन्ट्स इग्नोर करने हैं। ये सारे सारे के सारे पैटर्न यहाँ पे और गेट्स के साथ लिखे हुए हैं जो आपको इग्नोर करने होते हैं। ठीक है, तो इसको कोई याद वाद करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ये आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दें। अच्छा, वंस यू डू दिस तो अब आप रेडी हैं टेस्ट केस लिखने के लिए।
कोड लिख लिया, आप टेस्ट केस लिखेंगे। अच्छा, उसके लिए क्या करूंगा मैं, मुझे app.js को टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं कंपोनेंट बनाऊंगा app.test.js। ये फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, मैंने नई फाइल क्रिएट की है app.test.js। ठीक है, नाउ लेट्स पुट समथिंग हियर। इसको मैं पहले सेट कर दूं। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं अपना टेस्ट केस। आई राइट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके अलावा रेंडरिंग टेस्ट करनी है। रेंडरिंग टेस्ट क्या होती है, ये मेरी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है या नहीं। यानी ये तो आप बोलेंगे ना भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, रेंडर हो तो रही है, मैं एनपीएम रन करता हूँ रेंडर हो जाती है। वो तो एनपीएम रन करने पे पता चलता है ना कि रेंडर हो रही है। आपने यहाँ एनपीएम रन एनपीएम स्टार्ट लिखा ही नहीं है, इससे पहले आप कैसे बताएंगे एप्लीकेशन सही रेंडर हो रही है। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट केस ऐड करता हूँ। अब से इंपोर्ट रेंडरर फ्रॉम रिएक्ट टेस्ट रेंडरर। और अच्छा, टेस्ट मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट ये करना है ये ऐप जो मेरा मेन कंपोनेंट है ये रेंडर हो जाए, बस सिर्फ इतना टेस्ट करना है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे डिस्क्राइब, इस टेस्ट केस को डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है, दैट ऐप हैज या ऐप कंपोनेंट रेंडर्स करेक्टली। ठीक है, मैंने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये इस डिस्क्राइब में यहाँ मैं अभी करूंगा क्या। अच्छा, अब चेक करने के लिए ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको टेस्ट करने के लिए, इसका टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मैं लिखूंगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, इस एरो फंक्शन में क्या करना है मुझे, आई से रेंडरर डॉट क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, एक कंपोनेंट ऐप, ऐप कंपोनेंट, और इसको जेसन जेसन में कन्वर्ट कर दो। सॉरी। अच्छा, इसे मैं स्टोर कर लेता हूँ एक कांस्टेंट में जिसका मैं नाम रख रहा हूँ ट्री। क्यों, बिकॉज आपको पता है दिस इज अ ट्री, ये रूट है व्यू, ये इसका एक चाइल्ड है, ये टेक्स्ट इस व्यू का चाइल्ड है, इसी तरह टेक्स्ट व्यू का एक सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है। तो ये पूरा एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो इस डॉम ट्री को मैंने स्टोर करवा लिया इस ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आगे मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट व्हाट, एक्सपेक्ट दिस ट्री। अब इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको चेक करना है कि भाई ये ट्री नल है या नहीं, ये चेक करना है इस ट्री में कंपोनेंट्स जो चिल्ड्रन है उनकी तादाद एक से ज्यादा है या नहीं, ये चेक करना है कि ये स्नैपशॉट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले सर्च कर लूं, ये रेफरेंस लाइब्रेरी आपके पास वैसी ही होनी चाहिए। तो जस्ट एक्सपेक्ट फंक्शंस।
अब जैसे ये है स्नैपशॉट टेस्ट, ये कहता है कि भाई यूआई बिल्कुल मेरी सही रेंडर हो रही है या नहीं, तो मुझे चाहिए डॉट टू मैच स्नैपशॉट, ये फंक्शन। ठीक है, अब इस तरह के कई फंक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, यहाँ इसने लिखा है एक्सपेक्ट ट्री डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ टू बी 1। इसका मतलब है, ये कह रहे हैं कि इस ट्री के कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, एक। तो यही चीज इसके अंदर टेस्ट होगी। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी यूआई सही रेंडर हो रही है या नहीं। ठीक है, या दैट्स इट। डिस्क्राइब के अंदर मैं मुझे जो लिखना था मैंने लिख दिया। ये सबसे बेसिक, सबसे एलिमेंट्री टेस्ट है कि भाई आप जब एनपीएम स्टार्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो जाएगी। तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैं अब करूंगा क्या, मैं कहूंगा एनपीएम टेस्ट। एनपीएम टेस्ट कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड टोकन जस्ट पैकेज डॉट जेसन में कई मसला है। ओके, काफी कॉमन। ठीक, अब यहाँ देखें, मेरे पास एक टेस्ट फेलियर आया है, यानी मेरा टेस्ट फेल हुआ है। So what this is saying is कि describe that app component renders correctly। यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। Let's see क्या इशू है। Invalid second argument, expected string but received functions। नहीं भाई, सही तो कह रहा हूँ। ओके, सॉरी, एक चीज और यहाँ पे, ये जो मेरा ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर मेरे पास डायरेक्टली टेस्ट केस नहीं होता। मैं एक फंक्शन और लिखूंगा, इट, बल्कि इसको मैं कहूंगा स्टैट टेस्टिंग ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट टेस्ट करने के लिए भी कई कई टेस्ट हो सकते हैं। तो यहां मैं पहला टेस्ट लिख रहा हूं, दैट इट रेंडर्स करेक्टली। इधर मैं दूंगा एनीथिंग एल्स। आई थिंक अब ये सही चलना चाहिए। ये अभी थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में क्यों नहीं आ रहा। यूनिट टेस्टिंग में बड़े मसले आते हैं, बट वंस यू कॉन्फ़िगर इट, एक मतलब आपने कॉन्फ़िगर कर लिया तो वो फिर जान छूट जाती है। तो लेट्स सी अब क्या हुआ है। अब इशू ये है कि रेंडर्स करेक्टली के अंदर नहीं लिखना भाई, ये है फंक्शन के अंदर वो डिफाइन कर। वन मोर थिंग, अनदर टाइम। आप में से इशू नजर आ रहा है, कोई इशू? नहीं आयशा, ये फाइनल पेपर में नहीं आएगा। यूनिट टेस्टिंग में इस तरह, इसी तरह के जो है ना वो मसले आते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसको। नहीं नहीं, ये इसमें भी नहीं आएगा, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह का भी नहीं आएगा। एक कहीं एक आध वो आ गया एमसीक्यू टाइप का तो आ गया, अदरवाइज कोई कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक दो मार्क्स से ऊपर का। ठीक है, और वो भी जो आप पूछ रही है सही कह रही है, कॉन्सेप्चुअल एक हो सकता है कि यूनिट टेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल क्यों करते हैं, तो ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं ऐसा। तो लेट मी रीड इट अगेन कि मैंने क्या किया है यहाँ पे और कहाँ में मसला हो सकता है।
डिस्क्राइब ये तो ठीक है, टेस्टिंग कंपोनेंट ये भी सही है। फैक्ट मैं इसकी जगह लिखता हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या मैंने कंपोनेंट डिफाइन किया और इस कंपोनेंट का पहले टेस्ट में लिखा, तो मैंने कहा इज इट रेंडरिंग करेक्टली, इसके बाद एरो फंक्शन आएगा, तो सही है ट्री। और इधर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कंपोनेंट कन्वर्टिंग टू जेसन, जेसन एक ट्री रिटर्न करता है, और मैं यहाँ इसका स्नैपशॉट मैच कर रहा हूँ। वेल ऑन द सरफेस दिस लुक्स फाइन, इसको सही चलना चाहिए, बट वो सही नहीं चल रहा। तो ऐसे मौकों पे हम लोग हेल्प लेते हैं किस चीज की, चैट जीपीटी की। लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी हैज टू पिंग चैट करता। What's wrong with this code? Let's just है नहीं भाई, यही तो किया मैंने। I did exactly this. Renderer from React as renderer. Oh हाँ, मैंने इंपोर्ट तो नहीं किया था बीच में डिस्क्राइब, बट हाँ जैसी अब ये इस पे नजर ही नहीं गई, ये पता नहीं कहाँ से इसने यार्क्स वाई आर्क्स पता नहीं कौन सी लाइब्रेरी वहां से इंपोर्ट कर दिया। नहीं, डिस्क्राइब मैं पहले ही इस स्वीट के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो खैर वो गलत लाइब्रेरी से डिस्क्राइब कॉल हो रहा था। नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि टेस्ट स्वीट्स 1 पास्ट 1 टोटल। एक टेस्ट था जो कि पास हो गया, यानी टेस्ट क्या था कि क्या मेरी एप्लीकेशन सही रेंडर हो रही है, ये टेस्ट पास हो गया, ठीक है। अब इस एक मरतबा एक टेस्ट पास हो गया ना, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है, यानी आपका स्वीट बिल्कुल सही चल रहा है। अब आप टेस्ट केसेस लगाते चले जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट केस ऐड करूंगा, इट मैचेस वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। और एरो फंक्शन में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कांस्टेंट टेस्ट वैलिड ईमेल एड्रेसेस। मैं बहुत सारी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि वैलिड है और जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारे पास होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल admin@gmail.com। दूसरा एड्रेस हो सकता है user@baham.com। तीसरा हो सकता है ois.hussain@baham.net, ये भी चेक कर लेंगे। एंड admin user@baham.edu। फाइनली से os.hussain@edu.pk, ये सारे वैलिड ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि वैलिडेट होने चाहिए, ठीक है। अब इनको वैलिडेट करवाने के लिए मैं क्या कहूंगा, जो ईमेल जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, मुझे ये टेस्ट करवानी है ना, ये मैच यहाँ से ईमेल एड्रेस मैच हो रहा है नहीं। अब यहाँ देखिए ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास है app.js के अंदर, लेकिन ये मैंने एक्सपोर्ट नहीं करवाई है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता। तो इसको यहाँ कॉल करवाने के लिए या तो दो तरीके हैं, या तो सिर्फ इस पार्ट के लिए मैं एक अलग फंक्शन बना दूं और वो फंक्शन एक्सपोर्ट कर दूं,
दूसरा तरीका ये कि मैं इसी वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दूं लाइक दिस। तो मेरे लिए आसान ये है कि मैं सिंपली इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सपोर्ट कर दूं ताकि अब मैं यहाँ पे टेस्ट कर सकूं। ये याद रखिएगा, इसकी कभी दो कॉपीज बनाने का नहीं सोचे कि मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि ये कब चेंज हो जाए। तो आपको जिस चीज को टेस्ट करना है कोड में उसकी कॉपी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी मेल, हाँ, ऐप और ईमेल वैलिडेशन रिगेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आई कैन से फॉर लेट आई इज इक्वल, बल्कि फॉर ईच यूज कर लेते हैं। फॉर वैलिड ईमेल एड्रेस फॉर ईच व्हाट ईमेल, क्या करना है, यही एक्सपेक्ट मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। लेकिन एक्सपेक्ट में मैं लिखूंगा क्या, मैं कहूंगा लेट वैलिड इज इक्वल टू ईमेल डॉट मैच विद ईमेल रेगुलर, इस ये रेगुलर एक्सप्रेशन। और यहां मैं कहूंगा एक्सपेक्ट वैलिड डॉट टू बी, मैं ये कहीं पूरी पहले लिस्ट निकाल लूं क्या होते कौन कौन से। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये सारे मैचर्स हैं, मैचर्स कहलाते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि एक वैल्यू क्या है, तो टू बी यूज होगा, टू हैव बीन कैंसल्ड, टू हैव प्रॉपर्टी, टू बी फॉल्सी, टू बी डिफाइंड, टू बी इक्वल, टू इक्वल्स, टू बी नॉट अ नंबर। हर टाइप के मैचर आपको यहाँ मिल जाएंगे। या टू थ्रो, हाँ, ये भी एक और टेस्ट होता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ मेरा कंपोनेंट एक एक्सेप्शन थ्रो करे अगर कोई मसला आ जाए, तो वो एक्सेप्शन कैच करना भी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यूज करूंगा क्या, वैसे हर एक के लिए अभी ये भी यूज कर सकते हैं टू इक्वल, बट खैर टू बी ट्रूथी, ये ना, टू बी ट्रूथी मीनिंग इस एरे में जितने ईमेल एड्रेसेस हैं हर एक को आइटरेट करो और मैच करके देखो। हर ईमेल एड्रेस वैलिडेट होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी npm टेस्ट, वन फेल्ड वन पास्ट, कहां फेल हुआ है, इट रिसीव्ड नल, वाई नल, नल तो नहीं होना चाहिए, डॉट लॉग, तो नहीं हो सकता ये। नहीं, ये पास हो गया, दूसरा वाला भी पास हो गया, थर्ड भी पास हो गया, एक मिनट, 'bam.net पास हो गया, ओके। kit.edu.pk पास नहीं हो रहा,
रियली कैसे पॉसिबल है? रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी ए टू जी एनीथिंग एट द रेट ऑफ एनीथिंग डॉट आ कोई बता सकता है इस इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या इशू है? कौन बताएगा? सर डॉलर साइन आ रहा है आखिर में। नहीं वो तो सही है। ये कैप साइन और डॉलर साइन ये बिल्कुल सही है, इनका मसला नहीं है। ये स्टार्ट और एंड बता रहे होते हैं। एनीवन एल्स? जी रुफीना, अब्दुल राफे मोदी, एहतिशाम, एनीवन? रेगुलर एक्सप्रेशन तो लिखी हुई है ना आप लोगों ने। अब यहाँ देखें, बिल्कुल यानी कि वी आर कॉट इन आवर ओन कोड। मैं पता नहीं कब से ये कंपोनेंट हम लोग बना के बैठे हुए, लेकिन अब यहाँ देखें ये पीस क्या कह रहा है कि आप कुछ भी लिख दे, ए टू जी 0 to 9 डॉट लिख दे, अंडरस्कोर लिख दे, प्लस साइन लिख दे, कम से कम एक और एक से ज्यादा जितने भी हों कैरेक्टर मैच करने चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी लिख दें, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। अलबत्ता एट द रेट के बाद आप सिर्फ ए टू जी या 0 to 9 कुछ लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यूँ लिखूंगा ना ईमेल एड्रेस यूजर एट माई डैश डोमेन डॉट कॉम, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है डॉट, और डॉट के बाद आप जो चाहे लिखें एक मरतबा। तो यानी मैं डॉट कॉम तो लिख सकता हूँ, डॉट कॉम डॉट पी के नहीं लिख सकता। डॉट edu तो लिख सकता हूँ, डॉट edu डॉट पी के नहीं लिख सकता। तो ये मेरी मतलब अभी यूनिट टेस्टिंग में ही मुझे बग पकड़ा गया एक। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि ये पैटर्न एक मरतबा भी एक मरतबा ही आए, तो रिपीट भी हो सकता है। तो एक मरतबा मैंने और ऐड कर दिया सेम पैटर्न, एंड नाउ लेट्स टेस्ट अगेन। ठीक, ऑल टेस्ट पास्ड। अब यहाँ बिल्कुल आपके सामने नब्द सबूत है कि वाई यूनिट टेस्टिंग इज नेसेसरी। हम लोग जब पता नहीं कितनी मरतबा ये रन किया होगा हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म, और कितनी मरतबा मैंने ईमेल एड्रेस लिखे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, इत्तेफाक की बात होगी, मैंने कभी शायद अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस लिख के चेक नहीं किया। और आप में से भी कई लोगों ने जो है वो यूज किया है ये कोड, बट नन ऑफ यू वेरीफाइड दिस। तो अब ये देखें, एक बग था पोटेंशियल जो यूनिट टेस्टिंग के टेस्ट केस लिखते हुए ही पकड़ा गया। तो अब आप सोचें कि कितने इस तरह की इश्यूज हो सकते हैं आपके कोड के अंदर, जो अगर आप पहले से कैटर कर लें इट विल बिकम प्रेटी मच बग फ्री, या ऑब्वियस बग्स नहीं आएंगे। तो अब हम और आगे जाते हैं और कहेंगे इट डज नॉट मैच इनवैलिड ईमेल एड्रेसेस। अभी हमने ट्रू केस के लिए टेस्ट किया इसको, ठीक है। अब हम फॉल्स केसेस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो फॉल्स केसेस टेस्ट करने के लिए कहूँगा कांस्टेंट, ये पूरा मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं उल्टे सीधे कुछ ईमेल एड्रेसेस डालूंगा, ठीक है। नॉट वैलिड ईमेल एट नोमेल डॉट कॉम, ये डेफिनेटली ईमेल गलत है। कुछ भी नहीं लिखूं, @baham.com, ये भी इनवैलिड है। मैं सिर्फ अपना इनिशियल लिख दूं,
एट द रेट के बाद कुछ ना लिखूं, ये भी इनवैलिड है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर सही वो लिख के आईपी एड्रेस लिख दूं यहाँ पे, होना चाहिए वैलिडेट। जी सर, रिजेक्ट में तो हो जाएगा ना, नंबर हमने डिफाइन किया हुआ। नंबर डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन आप एक चीज नोट मल्टीपल करो, डॉट्स ही आएंगे। डॉट्स, जी जी, मल्टीपल डॉट्स भी डॉट। वैसे नहीं जी जी। आ गए। इसी तरह अगर मैं यहाँ बोलूँ ना कि COCIS डॉट कीट डॉट edu डॉट pk, तो मैंने इसको सिर्फ ये अलाउ किया है 2 डॉट्स तक बस। यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये जितनी मरतबा चाहो ये पैटर्न रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ भाई एक मरतबा रिपीट होगा या 2 मरतबा रिपीट होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ यूं कर दूं, ये पैटर्न इटसेल्फ, ये पैटर्न इटसेल्फ पूरे का पूरा वो रिपीट हो आ, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा, अगर ये मैं कर दूं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो फिर हम अपने उससे दूर निकल जाएंगे, गोल से। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो अलाउ हो जाएगा फिर भी, ठीक है। बट एट द मोमेंट इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मुझे पता है ये सारे इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ मैं कहूंगा टू बी ट्रूथी की जगह टू बी फॉल्सी। या अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो, याद करने में ऑब्वियसली मसला होगा, तो आप सिर्फ ये देख सकते हैं टू इक्वल, इक्वल फॉल्स, ठीक है, दैट्स इट। तो ऊपर भी ये टू बी ट्रूथी की जगह आप लिख दें टू इक्वल टू, ये तब भी चलना चाहिए। नाउ लेट्स सी एनपीएम टेस्ट। ये मेरे टेस्ट सारे पास हो रहे हैं या नहीं। फेलिंग किस किस वाले पे फेल हुआ है? चेकिंग नॉट वैलिड, और इसके ऊपर इट्स नहीं टू इक्वल, मेरे ख्याल में इस तरह से काम नहीं करता। फिलहाल मैं टू बी फॉल्स ही कर लूँ। एक और है वैसे आप में से जो जावा वर्ल्ड का हो, तो हेमक्रेस्ट, ये बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है यूनिट टेस्ट के मैचर्स के लिए। हेमक्रेस्ट में तकरीबन सारे ही मैचर्स मौजूद हैं। अच्छा, so this is saying to falsy, एरर क्या है? अच्छा, ये पैरामीटर नहीं लेता अब, मेरे पास भाई, ठीक है। मेरे पास 3 टेस्ट थे, तीनों पास हो गए। अब 3 टेस्ट क्यों मैं कर रहा हूँ, ये जो इट लिखा हुआ है ना, ये एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है। एक एक टेस्ट केस के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज बेशक वेरीफाई कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट केस वो एक ही चीज को टेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बहरहाल बात थोड़ी सी लंबी हो गई। कहने का मकसद ये, इस तरह से मैंने एक कोड के अंदर ईमेल एड्रेस का जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी उसको टेस्ट कर लिया। अब मुझे दोबारा कभी भी मेरे कोड के साथ 150 चेंजेस हो जाए, आई नो फॉर श्योर कि मेरा कोड कभी भी ब्रेक यहाँ इसकी वजह से नहीं होगा, बिकॉज हमेशा मेरे पास टेस्ट सारे पास होने चाहिए बिल्ड सक्सेसफुल करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट रिलीज करने के लिए मुझे टेस्ट पास करने पड़ेंगे। तो जैसे दिस वे आप अपने कोड को सिक्योर भी करते हैं, ये क्वालिटी को भी आप बहुत ज्यादा एनहांस कर होते हैं। फ्रंट एंड पे बहुत कम हम फोकस करते हैं रिगोरस टेस्टिंग पे, यूनिट टेस्टिंग पे ज्यादातर मैनुअल काम ही होता है। लेकिन
अगर आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहा है, एक एप्लीकेशन वाकई बनानी है कंपैटिबल विद एवरीथिंग, और उस पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं स्पेशली, देन यू मस्ट फॉलो दीज गाइडलाइंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन वी पास्ट। हाँ, ये स्लाइड मुझे दिखानी थी आपको। देखिए, यूनिट टेस्ट जब हम लिखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हर एक टेस्ट इंडिपेंडेंट है। यानी आप ये टेस्ट पहले चल रहा है ना, इसके बाद ये चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये सारे इंडिपेंडेंट ही चलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पहले ही चले और ये उसके बाद ही चले। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा टेस्ट लिख दिया जो 10 सेकंड ले रहा है और ये टेस्ट 2 सेकंड ले रहा है, हो सकता है ये वाला पहले कंप्लीट हो जाए, ये पहले चल जाए, तो ये चलते हैं ये सिंक्रोनस सीक्वेंस में। इस वजह से हम ये अज्यूम नहीं करते कि एक वैल्यू हमने इंसर्ट करा दी पिछले टेस्ट में तो अगले टेस्ट के अंदर वही वैल्यू रीयूज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हर जब भी आप टेस्ट लिखें, एक अलग टेस्ट विद इन इटसेल्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंट टेस्ट होना चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे अच्छा अगर मुझे टेस्ट इस तरह से करना है कि मैं पहले से प्री फिल करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो ईमेल है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्री फिल्ड हो जाए os.hussain@baham.net और उसके बाद मैं पासवर्ड टेस्ट करूँ, तो उस काम के लिए आप कहेंगे कि ठीक है ये मुझे करवाना है ना, तो टेस्ट करने से पहले मुझे कोई काम करवाना है यूआई के ऊपर, उसके लिए मैं यूज करूंगा बिफोर ऑल। बिफोर ऑल, ठीक है। अब बिफोर ऑल में मैं जो भी लिखूं ये बाकी जितने टेस्ट रन हो रहे हैं उनसे पहले चलेंगे। आफ्टर ऑल का क्या मतलब है? ऑब्वियस सी बात है, सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएं उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा जो भी एग्जीक्यूट होगा। बिफोर ईच टेस्ट, आफ्टर ईच टेस्ट, ये 4 फंक्शन है जो आपको तकरीबन दुनिया की हर टेस्टिंग लाइब्रेरी में मिलेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि आप अपना स्विच किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, हो सकता है आपको यूज करने पड़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है ना करने पड़े। मूविंग ऑन, स्नैप शॉट टेस्ट। अच्छा हाँ, ये जो हमने किया है ना काम, पहला ही जो टेस्ट था ये एक स्नैपशॉट टेस्ट है। स्नैपशॉट टेस्ट क्या कहता है कि मैंने जब एप्लीकेशन बिल्ड की थी तो उस वक्त वो जिस स्टेट में थी यूआई, वो टेस्ट करो। यानी यूआई लॉन्च किए बगैर यूआई टेस्ट करो। तो ये आपके सामने व्यू आ रहा है ना, इस वजह से आ रहा है कि आपने लॉन्च किया एप्लीकेशन, आपने सब हटा दिया, npm स्टार्ट लिखा ही नहीं है। अब ये काम कहाँ आता है? अगर मुझे ये टेस्ट करना है कि भाई यूआई लॉन्च हो रही है यूआई लॉन्च किए बगैर, ये काम कहाँ आता है? ये सबसे ज्यादा काम आता है ऑटोमेटेड बिल्ड के अंदर, ऑटोमेटेड चेक्स के अंदर। पहले से चेक करके भेजो कि भाई कोड भी कंपाइल हो रहा है, टेस्ट भी सारे रन हो रहे हैं, स्नैपशॉट टेस्ट भी रन हो रहा है या नहीं, यानी यूआई लॉन्च भी हो रही है या कोड क्रैश कर रहा है। तो ये कोड आपका ये इंश्योर करता है। ये सारे डेवऑप्स के प्रोसेसेस हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये पहले से एक तरह से स्मोक टेस्टिंग कर रहे होते हैं हम लोग, स्नैपशॉट टेस्ट जिसको कहते हैं। अच्छा, थोड़े से मैं शो कर दूं एडवांस लेवल के टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखें, थोड़ा सा घबराने वाला लग रहा होगा देख के कि यार ये क्या है सब। तो मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये एक टेस्ट केस है, लेकिन टेस्ट केस क्या कर रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये टेस्ट केस कह रहा है नेविगेशन मॉक। मॉक क्या होता है? नकल उतारना। ये कह रहा है कि मेरे कोड के अंदर अगर नेविगेशन है ना, इस पीस ऑफ कोड में नहीं है, लेकिन अगर मैं जाऊं गिटहब के ऊपर अपने मैं गिटहब ही सामने ले हूं।
ये मेरा गिटहब है। और अभी हम बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए कोई ना कोई नेविगेशन। हाँ, अब इसके अंदर टैब नेविगेशन है जैसे, ठीक है। अब नेविगेट करवाने के लिए तो आपको यूज करनी पड़ती है यूआई। भाई स्वाइप करेंगे, टैप करेंगे कहीं कुछ ना कुछ, तो तब जाके आप टेस्ट करेंगे ना कि लॉगिन पेज से मैं अगले मेन्यू पेज पे, लॉगिन व्यू से अगले मेन्यू व्यू पे गया या नहीं गया। तो ये चीज टेस्ट करवाने के लिए हम कहते हैं मॉक। मॉक का मतलब है ह्यूमन ने जो काम करना है ना यूआई पे, वो मिमिक कर दो, यहाँ पे उसकी नकल उतार लो। तो यहाँ पे मॉक ऑब्जेक्ट एक आ जाता है, नेविगेशन मॉक। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कहेंगे कि भाई ये जो लॉगिन है ना, इसके नेविगेशन में ये मॉक ऑब्जेक्ट पास करो। और लॉगिन के साथ क्या करना है, जब लॉगिन लॉन्च हो तो उसका जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो baham.user@key.edu.pk सेट कर दो, और पासवर्ड सेट कर दो 1234। यानी अभी मैंने आईडीई लॉन्च नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ जब आईडीई लॉन्च हो ना, तो ईमेल ये सेट कर दो और पासवर्ड ये सेट कर दो, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एक इवेंट फायर करना है। इवेंट्स क्या फायर करना है, मैंने एक लॉगिन बटन ले लिया, गेट बाय टेक्स्ट। गेट बाय टेक्स्ट से मुराद जो मेरा ये कोड है, ये जो मेरा कंपोनेंट है, इसके अंदर कहाँ पे मेरे पास लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना, तो ये कंपोनेंट पिक करके ले आओ इस लॉगिन बटन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल इनपुट, ये जो कंपोनेंट है ईमेल का, ये टेक्स्ट इनपुट, इसकी वैल्यू चेंज करके क्या कर दो, admin@thericha.com, और पासवर्ड वाले की वैल्यू चेंज करके पासवर्ड 1234 कर दो। और ये है इवेंट्स जो आप फायर कर रहे हैं, यानी आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि यूआई चेंज करो, यूआई से और कोड के थ्रू। आप हाथ से मैन्युअली ये काम नहीं कर रहे, कोड आपको ये करके दे रहे हैं, तो एक तरह से सिमुलेशन हो रही है कोड की। और आखिर में आप कह रहे हैं फायर इवेंट डॉट प्रेस लॉगिन बटन। उसके बाद ये दो वैल्यू सेट करने के बाद लॉगिन बटन को प्रेस कर दो। ये काम होने के बाद हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना, देखिए पासवर्ड करेक्ट है और ईमेल एड्रेस भी करेक्ट है, तो उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसी कोड में देख लेते हैं। लॉगिन, इसी लॉगिन में जब हम सक्सेसफुल लॉगिन कर लेते हैं तो क्या होता है, नेविगेशन डॉट नेविगेट टू मेन्यू। सक्सेसफुल नेविगेशन के बाद जो मेरा जो नेविगेटर है उसमें नई वैल्यू आ जानी चाहिए मेन्यू, तो क्या वो आ रही है या नहीं, ये हमने लिखा है टेस्ट। इसका मतलब ये कि अगर आप ये टेस्टिंग पूरे तरीके से कर लेना, तो आपको बार बार एप्लीकेशन खोलने की भी जरूरत ना पड़े टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे केस तो आपके वैसे ही टेस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये एक एडवांस्ड वर्जन था टेस्ट का, जिसमें आप ह्यूमन का जो करने का काम है उसको मिमिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे सिर्फ 2 मिनट और चाहिए, असर का वक्त भी हो चुका है और क्लास भी एंड करनी है। जो चीजें कवर हम नहीं कर सके हैं इस कोर्स में, ठीक है, और उसका बहुत बड़ा रीजन जो है आपके जो लैब्स हैं इनकी सेटिंग्स है। अलबत्ता इनमें से दो आपके लिए एक तरह से कंपलसरी है अगर आपको रिएक्ट में कुछ भी करना है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव में। देखिए पहली चीज जो हमें कवर करनी थी वो थी कैमरा से इंटरेक्शन, फाइल अपलोड्स, ये काम किस तरह से करना है, फाइल सिस्टम कैसे यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज थी रिडक्स। हमने स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या यूज किया है, हमने यूज किया है यूज स्टेट, हमने यूज किया है यूज इफेक्ट, ठीक है, यूज स्टेट, सॉरी नॉट यूज इफेक्ट, यूज स्टेट। तो रिडक्स जो है वो आपको लिबर्टी देता है कि हम ग्लोबल लेवल पे
पूरी ग्लोबल स्केल पे एप्लीकेशन के स्टेट मैनेजमेंट कर सके, नॉट ओनली ऑन कंपोनेंट लेवल। तो ये समझ ले हर एप्लीकेशन जो आप देखें रिएक्ट नेटिव की, वो रिडक्स की लाइब्रेरी यूज करेगी। फिर एक्सियोस, आप लोगों ने फेच एपीआई देखी। फेच एपीआई एक तरह से आप समझ लेंगे डायरेक्टली यूज नहीं होती। एक्सियोस लाइब्रेरी है जो प्रोमिसेस यूज करती है, जो हमने कल बात की थी, और एक बिल्कुल सीमलेस वे में, यानी डू दिस देन डू दैट देन डू दैट, इस तरीके से आपको एक पूरा इंटरफेस देती है कि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट एक एक्स्ट्रा चीज है कि आप अब एप्लीकेशन पूरी बना चुके हैं, अब इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो एक्सपो आपको पूरा एक EAS के नाम से एक्सपो का पूरा फ्रेमवर्क है, एक्सपो एप्लीकेशन सर्विसेज। आप साइन अप करें, वहां पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। वंस आपने एक्सपो के एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिए उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो फिर आप ऑन द एयर अपडेट्स कर सकते हैं यूजिंग एक्सपो अपडेट्स कमांड्स। ये कमांड क्या करती है कि आपका जो यूजर बैठा यूज कर रहा है ना, बगैर गूगल प्ले स्टोर पे गए, उसकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी ओवर द एयर, OTAs ओवर द एयर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए इफ यू आर परसुइंग योर करियर इन क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, स्पेशली यूजिंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है, हमारा ये कंटेंट पूरा कंप्लीट हुआ है आज। जो वीडियोस रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक अपलोड कर दूं।